रिपब्लिक भारत के इस मंच पर आई हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुप्रिया पटेल जी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल की और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि मैम आप प्लीज मंच पर आएं और इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। मृदुल प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद राम, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। आप सभी का बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के मंथन के मंच पर। और अनुप्रिया जी, इस व्यस्त समय में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में इसी से करना चाहूँगा क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी आपके आने से पहले। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और महिला प्रतिनिधित्व आप सरकार में कर रही हैं। महिलाओं के लिए आपके भविष्य की तैयारी क्या है? आप किस तरह से सोचती हैं कि भारत की महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हमारी सरकार ने देश में एक नया दृष्टिकोण दिया है। पहले जितने भी सरकारें रहीं सब महिला केंद्रित विकास की बात करती थी, लेकिन जब हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट से आगे ले जाकर विमेन लेड डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया। और जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें उनका सामाजिक विकास हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और उसके साथ साथ उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला और स्वास्थ्य जैसा अहम मंत्रालय जिसमें मैं माननीय नड्डा जी के साथ जिम्मेदारी निभा रही हूँ, उसमें हमने ये तय किया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को हमें दुरुस्त करना है, क्योंकि स्वस्थ महिलाएं ही एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हो सकती हैं। और भारत की एम्बिशन है हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है और विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ परिवार का और एक प्रगतिशील राष्ट्र का आधार हो सकती हैं। और अभी तक हमने बहुत प्रगति की है स्वास्थ्य के मोर्चे पर ही। मैं आपको बात करूं, आप देखिए हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 अभी रिलीज आया, उसमें जो महिलाओं का पोषण है उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। प्रसव पूर्व जांच है उसमें भी सुधार है। महिलाओं के लिए जो संस्थागत प्रसव है उसमें भी सुधार है। और हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। उसके तहत 7.5 करोड़ महिलाओं की हमने ANC चेकअप्स किए हैं। इतना ही नहीं, हमारे HPV वैक्सीनेशन को जब हमने लॉन्च किया तो हमने 14 साल की बच्चियों का 1.2 करोड़ का एक कोहॉर्ट आइडेंटिफाई किया। बहुत बढ़िया। आज हम लगभग 50 लाख बच्चियों का ऑलरेडी वैक्सीनेशन कर चुके हैं, उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचा रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का केंद्र है और किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे पहले पहुंच है। वहाँ पे आप देखें तो महिलाओं के लिए कितना बेनिफिशियल ये हुआ है। ग्रामीण महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आसानी से किसी बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं जा सकती। आज उनके लिए हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर की है। 16 करोड़ महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की जांच की जा चुकी है। 9.5 करोड़ महिलाओं की हमारी सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाएं स्वस्थ हों और देश की प्रगति में योगदान दें, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। और पोषण अभियान मैंने जिसका जिक्र किया, आज महिलाओं के पोषण में सुधार हुआ है और स्वस्थ महिलाएं आगे बढ़कर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मैं एक और इनिशिएटिव का जिक्र करूंगी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की दिशा में हमने काम किया है। मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। उसके तहत जो हमने देश भर में 20,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए। आज उन केंद्रों पर मात्र 1 रुपये में मिलने वाला सुविधा सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव कर रहा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इसको रिफ्लेक्ट भी किया है। 105 करोड़ सुविधा सैनिटरी नैपकिन हम इन जन औषधि केंद्रों से महिलाओं तक, बच्चियों तक पहुंचा चुके। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से। आप जानते हैं कि हमारी सरकार कितना बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल, आपका इशारा महिला आरक्षण बिल की तरफ भी है और उसे पास करा लिया गया है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जब सरकार आगे बढ़ाती है तो विरोध भी होता है। मैम, ये विरोध क्यों किया जाता है? आपको क्या लगता है इसका विशेष कारण क्या हो सकता है?
नहीं देखिए, मंशा इससे स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। आज देश की महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। हम हर इलेक्शन में इस बात की एनालिसिस करते हैं कि महिला वोटर टर्नआउट कितना रहा, यानी बढ़ चढ़ के महिलाएं भागीदारी कर रही हैं। जब बिहार का इलेक्शन हुआ तो हमने कहा कि देखिए महिलाएं कितनी लंबी लंबी कतारों में लगी हुई हैं, तो उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहती हैं, लेकिन अभी भी हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिजर्वेशन है। अपने महिला कार्यकर्ताओं को या देश के अंदर आम महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर करने में एक झिझक है। तो महिला आरक्षण बिल जब हम लाए वो पास भी हुआ, लेकिन जब लागू करने की बात आई तो बहुत सारे दल पीछे हट गए। हमने एक विशेष सत्र आहूत किया अप्रैल के महीने में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने बहुत कोशिश की, फिर भी एक भ्रम फैलाया गया विपक्ष के द्वारा और ये बिल लागू नहीं हो पाया। लेकिन मॉनसून सत्र है, एक बार फिर सरकार कोशिश करेगी आम सहमति बने और ये बिल आगे बढ़े, महिलाएं पॉलिटिकली एम्पावर हों और सभी दल अपने अपने पार्टीज के माध्यम से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। जितना उनकी नेतृत्व क्षमता आगे बढ़कर दिखेगी उतना देश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। बिल्कुल मैम, आपने उसी ओर इशारा किया कि मॉनसून सत्र है और जैसा अभी राम बता रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग भी है, कल सत्र है और आपने भी उस बात का जिक्र किया कि अगर मंशा आपकी अच्छी होगी तो ये मंशा इतनी ख़राब क्यों हो जाती है विपक्ष की। जैसा आपने कहा कि हमारी कोशिश तो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, महिलाएं आगे बढ़ें, क्योंकि वोट टर्नआउट हमने देखा है इतना बढ़ा है तो वो नेतृत्व भी कर सकती हैं, तो ये मंशा क्यों खराब हो जाती है? देखिए, भारतीय समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवेश रहा है कि महिलाओं को एक सीमित भूमिका तक ही रखा गया है और महिलाएं पॉलिटिकली एम्पावर होंगी तो आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर अभी तक शायद सरकारों की दृष्टि नहीं जाती थी, वो सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं होता था। उन विषयों पर अब सरकार के एफर्ट्स केंद्रित होने लगेंगे। और आप देखिए पुरुष सांसद जो हैं, अब मैं इस बात को बहुत कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आप अकेले में बैठ के उनसे बात करेंगे तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी मिल जाएगी तो कहीं हमारी सीट ना चली जाए। तो ये एक स्थिति परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे हमने पंचायती राज बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को मौका दिया तो पहले बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते थे, अरे ये कैसे कर पाएंगी, ये तो घर से बाहर निकली नहीं। आज आप देखिए ना, उनकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता मिल रही है। बिल्कुल। और ज़मीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। वही आप मानिए कि जब वो विधानसभाओं में पहुंचेंगी, लोकसभा में पहुंचेंगी तो आंकड़ों की गणित बदलेगी, अंदर का दृश्य बदलेगा, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं की जो नेतृत्व क्षमता को आज तक कभी स्वीकारा नहीं गया, उसको मान्यता नहीं मिली, आज राष्ट्रीय स्तर पे उसको मान्यता मिलेगी और ये देश की प्रगति के लिए, ये दुनिया की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं के नेतृत्व में जब विकास होगा तो ये वैश्विक प्रगति की आधारशिला है। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम करती है। बिल्कुल। और मुझे वो पुराना सत्र याद है जब विशेष सत्र बुलाया गया महिला आरक्षण के लिए, तब एक सवाल उठा था, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया कि आप क्यों देना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि महिलाओं को दे देते हैं, फिर वो आगे तय कर लेंगे उन्हें कितना प्रतिशत करना है, आगे कितना बढ़ाना है। 50% की बात हुई। तो क्या मॉनसून सत्र में इस तरह की कोई तैयारी है मैम? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है। हम चाहते हैं देश की महिलाएं आगे बढ़ें। मैंने विमेन लेड मॉडल का जो आपसे, डेवलपमेंट मॉडल का जो जिक्र किया, उसकी अंतिम चरण है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। महिलाओं को एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है कि हम उन्हें पॉलिटिकली एम्पावर करें। और सही मायने में उनके नेतृत्व में विकास तभी हो पाएगा, विकसित भारत 2047 तभी बनेगा जब हम महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में लाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए सरकार स्पष्ट है। मॉनसून सत्र में हमारी कोशिश है, तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत हो रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अब भी कुछ दल पीछे हटेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन दलों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं द्वारा जो समर्थन मिलता है राजनीतिक दलों को, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, पिछले जो चुनाव बीते हैं उसमें उसका असर दिखा है और आने वाले चुनाव भी हैं। आप तो खुद स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हैं मैम, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं जहाँ पर महिला प्रतिनिधित्व करती रही हैं। आप देखेंगे वो बिजनेस भी संभालती हैं। आपके बारे में भी यही चर्चा है कि आप भी कोशिश करती हैं कि सभी को साथ लेकर चला जाए।
तो क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत जैसा विपक्ष इनमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं या इसलिए देना चाह रहे हैं कि आप परिसीमन करना चाह रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं, ये डर क्यों बढ़ाया जाता है? देखिए, परिसीमन को लेकर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आप परिसीमन को कब तक टालेंगे? परिसीमन से कब तक भागेंगे? देश की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है और कई कई लोकसभा क्षेत्रों को आप देखिए, उसमें 2 गुना 3 गुना वोटर साइज हो गया है। अब मैं भी एक लोकसभा क्षेत्र का, मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरा वोटर साइज कितना बड़ा है ये तय करता है कि मैं कितने लोगों से सीधे तौर पर संपर्क कर पाती हूँ। तो जैसे जैसे कई कई इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मुझे याद है माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 27 लाख 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन पहुंच गई है। हाँ। क्या एक एमपी जस्टिस कर सकता है अपने वोटर के साथ? और एक सिद्धांत पे हम चलते हैं, 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू। तो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बहुत बड़ा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कम है, तो इस सिद्धांत का उल्लंघन तो होगा ही। साथ में जैसे जैसे हम आबादी बढ़ेगी, हमें SC ST सीटें भी बढ़ानी है और महिला आरक्षण भी अगर हमें सही मायने में लागू करना है तो हमें सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, जिसके लिए परिसीमन जरूरी है। तो परिसीमन को लेकर जो ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे मैं जरूर चाहूंगी कि देश का आम नागरिक इसको स्पष्टता से समझे कि ये आज समय की मांग है, देश की जरूरत है और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए, SC ST की सीट्स की संख्या बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपने अभी बताया। विपक्ष कहता है कि पुराने जितने भी चुनाव है उसमें महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है और ये महिला आरक्षण बिल भी इसीलिए लाया जाता है। हर बार कोई ना कोई चुनाव का बहाना बना जाता है। अब यूपी में चुनाव है, आने वाले 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो क्या विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है उसमें सत्यता है कि नहीं, ये तो चुनावी फायदे के लिए? मैं विपक्ष को पूछना चाहती हूँ, देश की आधी आबादी महिला है या नहीं है? आप कब तक टालेंगे? 3 दशक से आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व को टाल रहे हैं, कब तक आप उन्हें पीछे रखना चाहते हैं? और दूसरी बात, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो हर साल चुनाव है, आज इस राज्य में है, कल उस राज्य में है। तो क्या ये चुनाव कोई ऐसा कारण बन सकता है कि हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोक सके? किसी ना किसी राज्य का या देश का चुनाव, ये तो रेगुलर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। लेकिन आप कभी गंभीर होंगे या नहीं होंगे महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए? और अगर हैं देन कम विद अस, हमारे साथ मिलकर इस काम को आप अंतिम कंक्लूजन तक पहुंचाइए। ये तो मेरी अपील रहेगी सभी विपक्षी दलों से। मैम, कई सांसद जो हैं आप लोगों के साथ आए और कुछ ऐसे भी हैं जो दबी जबान में साथ रहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से आगे नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार जो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी या एनडीए की कोशिश ये है कि सभी को साथ लेकर आया जाए, बाकी जो दल हैं भले ही वो आपके विरोध में हो, विचारधारा से आपका विरोध करते हो, लेकिन महिलाओं के पक्ष में खड़े रहें, ऐसी कोशिश है? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रयास हमने पहले भी किया, हम अब भी कर रहे हैं। जब नई संसद हमारी शुरू हुई थी, नई संसद में पहला बिल ही महिला आरक्षण का आया था और सारे दलों ने आम सहमति से इसे पारित किया था। लेकिन जब लागू करने की बात आई तो विशेष सत्र में सबने अलग अलग सुर अपने बदल लिए। लेकिन आज मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप इंतज़ार करिए, हम कोशिश कर रहे हैं और ये एक ऐसा मसला है जिस पे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए, आधी आबादी के हित में सोचना चाहिए और महिलाओं को आप ज़्यादा दिन पीछे नहीं रख सकते। अगर देश को आगे बढ़ना है तो आधी आबादी को साथ लेकर ही चलना होगा और उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव और परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मैम, जैसे अभी चुनावों का जिक्र हुआ, विपक्ष आरोप भले ही तमाम लगाए, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करती हैं और आपकी पार्टी ने भी शुरुआत से उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि एक नया ही चलन शुरू हो गया है। कोशिश की जाती है कि आपको या एनडीए को पिछड़ा विरोधी बताया जाए, दलित विरोधी बताया जाए। क्या ये महज राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? देखिए, ये सच है कि जो राजनीतिक दल आज ये सवाल उठा रहे हैं वो सत्ता से लंबे समय से बाहर हैं और पिछड़े हों, दलित हों, कमज़ोर हों, वंचित हों, उनकी याद उन्हें तभी आती है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं और इसलिए आज ये सवाल उठाया जाता है। लेकिन आप हमारी सरकार का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में आप किसी भी पहले की सरकार से अगर आप तुलना करके देखें तो उन्होंने अपने मंत्री परिषद में
पिछड़े और दलित समाज से आने वाले जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो एमपीज हैं, उनको मौका दिया है। बिल्कुल। और मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसा करना चाहती हूँ, एनडीए ने एक संदेश जो पूरे देश में दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर यदि कोई विराजमान होगा तो वो हमारे जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा। ये संदेश अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैंने एक विषय था, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया था, जो हमारी नीट की परीक्षा होती थी, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होता था। इस विषय को प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया था और बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री जी ने इसका समाधान किया था। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका समाधान हमारी सरकार ने किया। इसलिए विपक्ष का ऐसा कहना, ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक चुनावी जुमले की तरह ये बात की जाती है, और जो हमारा व्यापक स्तर से काम रहा है उसका असर आज समाज में है। और इसीलिए एक के बाद एक चुनाव आप देखिए, लगातार लोगों के विश्वास की मोहर एनडीए गठबंधन पर लग रही है। और 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर भी मैं बहुत आशान्वित हूँ। हम 2017 जीते, 22 जीते और 27 हम और धमाकेदार अंदाज में जीतेंगे। आज मैं आपके चैनल पे कह के जा रही हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी ऐलान कर दिया है मैम ने कि 27 में जीतेंगे। तो मैम, अभी समाजवादी पार्टी एक रथ यात्रा निकाल रही है। रथ यात्रा का नाम है पीडीए रथ यात्रा। तो ये पीडीए की बात कहते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष दलितों के लिए, पिछड़ों के उत्थान की सिर्फ बातें करता है? ये सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आप जब सत्ता से बाहर आते हैं तो आप पिछड़ों और दलितों का रोना रोने लगते हैं। जब आपकी अपनी सरकार थी राज्य के अंदर, तब पीडीए कहाँ था? अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मेरी पार्टी ने हमेशा, जब भारतीय जनता पार्टी भी इसकी बात नहीं करती थी, मेरी पार्टी ने लगातार कास्ट सेंसस का मसला उठाया। बिल्कुल। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार थी, वो एनडीए का अंग थे, उन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस कराया। मैं पूछना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की भी तो सरकार रही 4 बार। हाँ। आपको पिछड़ों दलितों की इतनी चिंता है, आपने राज्य में कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा की, जो भारत के इतिहास में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई। वो साहस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाया। आज देश में कास्ट सेंसस हो रहा है। तो ये क्या बताता है कि आपके लिए ये सिर्फ एक चुनावी फायदा लेने के लिए एक आपका अस्त्र हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए प्रतिबद्धता है और हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। बिल्कुल। कास्ट सेंसस की आपने बात की, इसका भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। कहा गया कि ये तो राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। कास्ट सेंसस में ऐसा भी किया गया कि जातियों में बांटने की कोशिश की गई मैम। और आपने देखा है ये कोशिश, ये महज एक कोशिश नहीं है। आप गांव में जाकर देखेंगे तो लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहा। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश में, लेकिन जो नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस तरह के नारों से क्या माहौल खराब नहीं होता है? नहीं, देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मेरी पार्टी भी कहती है। हम साथ में ये भी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। कास्ट सेंसस को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन भले ही समाज में कुछ लोग बना सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज बहुत विविध है। अलग अलग जाति समुदाय के लोग तो यहाँ सदियों से रह रहे हैं। सरकार के पास आज भी उनके अधिकृत आंकड़े नहीं हैं। 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुई, और अगर सरकार को ये तय करना है कि जो सबसे वंचित रह गया है, जो सबसे पीछे विकास की दौड़ में रह गया है, या जिसकी सामाजिक रूप से कोई पहचान नहीं है, हमें ऐसे कमजोर तबकों को एक हाथ का सहारा देकर आगे लाना पड़ेगा। और अपनी पॉलिसीज को हमें रिवाइज करने के लिए, उन्हें ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास सारे कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के अधिकृत आंकड़े हों और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उस आधार पर बने। तो ये एक नेशन बिल्डिंग, या मैं समझती हूँ कि भारत की मजबूती की दिशा में उठाया गया कदम है। और इस कदम को उठाने के लिए, इस निर्णय को करने के लिए जो साहस की आवश्यकता थी, वो साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया है। बिल्कुल मैम, आपने मुखरता से अपनी बात रखी है, लेकिन जो विभाग आपके पास है, क्या आपको लगता है सोशल जस्टिस का जो मुद्दा उठाया जाता है, सामाजिक न्याय का, वो आपके रहते हुए, एनडीए के रहते हुए बेहतर हुआ है पहले की अपेक्षा? बिल्कुल। आप कंपेयर कर लीजिए पुरानी तमाम सरकारों को और हमारी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को।
आज हमारी सरकार ने ऐसे कई फैसले किए हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगी कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी जो हमारा नेशनल बैकवर्ड कमीशन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लगातार ये मसला उठता था पार्लियामेंट के अंदर कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, और जब तक आप संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे उसके पास कोई शक्तियां रह नहीं जाएंगी। सालों साल ये मसला उठता रहा। तो अगर सामाजिक न्याय की किसी को चिंता थी तो आपको किसने रोका था? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते, आपने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये किया है, और एक ने कई फैसले किए। मैंने आपको एक एक करके गिनाया, और सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मैं कहती हूँ कि कास्ट सेंसस की घोषणा है जो मोदी जी की सरकार ने की है, जो तमाम सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन कास्ट सेंसस आप करते हैं और वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप तो सिर्फ 2/3 करना चाहते हैं, परिसीमन करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? जी, मैंने परिसीमन के विषय में जो मेरा अपना राय थी वो मैंने स्पष्ट की। आप परिसीमन को ज़्यादा दिन आप रोक नहीं सकते, और आपको परिसीमन करना ही पड़ेगा। जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात है उसको भी मैंने स्पष्ट रूप से बताया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो स्वयं नहीं कर पाए, तो अब उनके अंदर ये भी असुरक्षा का भाव है कि अरे ये तो इस मसले पर तो शायद हम सरकार को घेर सकते थे, लेकिन सरकार ने तो यहाँ भी हमारी हवा निकाल दी, तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और अनुप्रिया जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं दर्शकों को बता दूं, उन्होंने कहा आपको क्रेडिट लेना है तो ले लीजिए। तो ये क्रेडिट की होड़ लगी हुई है क्या मैम? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कह दी। मैंने आपसे कहा ना कि उन्हें लगा कि एक तो मसला था, हमें लग रहा था कि सरकार को घेर रहे हैं, तो सरकार ने हमें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये फैसला भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया, तो अब क्या क्या कोरोना लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे? मैम, आपके पास एक और महत्वपूर्ण विभाग है और जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है वो है स्वास्थ्य का। कुछ सवाल हैं मेरे, क्योंकि हम जब आम लोगों के बीच में जाते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बार हमने देखा, आपने जन औषधि की बात की थी शुरुआती चर्चा में, आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उन योजनाओं को रोका जाता है। क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं? जैसे हमने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखा, जब तक सरकार रही वो योजना लागू नहीं हुई, सरकार बदली उसको लागू किया गया। तो इन योजनाओं को रोकने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही छोटी सोच है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश के अंदर करोड़ों गरीब लोग ऐसे हैं कि अगर उनके परिवार में किसी को कोई गंभीर रोग हो जाता है तो वो केवल इसलिए इलाज नहीं करवाते क्योंकि उनके पास उस इलाज के खर्च को वहन करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। ये योजना हम इसलिए लाए कि हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करना है, और ऐसे तमाम परिवार जो किसी गंभीर बीमारी के कारण गरीबी में चले जाते हैं उनको बचाना है। और इस योजना ने देश भर के अंदर नागरिकों को संबल प्रदान किया। लेकिन ऐसे कई राज्य थे, जैसे जब उड़ीसा थे या दिल्ली या पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में लाख प्रयासों के बावजूद यहाँ की सरकारें लागू नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक गरीब व्यक्ति को अगर मुफ्त इलाज की 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाएगी तो वो तो केंद्र सरकार की जय जयकार करने लगेगा। और हम कह रहे थे कि आप इस सोच से ऊपर उठिए। आपके राज्य की सीमाओं में एक गरीब तड़प रहा है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति अपना जीवन गंवा रहा है क्योंकि इलाज के पैसे नहीं हैं। वो परिवार गरीबी में खिसक के जा रहा है, अपनी जमीन जायदाद बेच रहा है, महिलाएं अपना गहना बेच रही हैं। उस परिवार की तकलीफ को समझिए। लेकिन जब सत्ता लोलुपता अधिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं जन संवेदनाओं में गिरावट आती है। तो ऐसे राजनीतिक दल या ऐसी सरकारें जो जनहित से पहले अपनी सत्ता से प्रेम करते हैं, तो ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। लेकिन मैं समझती हूँ बुरे दिन कट गए हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हमने इस योजना को लागू किया है। और मुझे खुशी है कि आज इस योजना के तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों का हम इलाज कर चुके हैं। 1.82 लाख बड़ी बात है ये। इतनी बड़ी धनराशि सरकार ने लोगों के इलाज में खर्च की है, और एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का कारण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बन रही है। ये बहुत बड़ी योजना है। देखिए मैम, योजनाएं जब बड़ी आती हैं तो आपने कभी देखा है कि फायदा उसका मिलता है? और वो हो सकता है सरकार अगर कोई योजना लाती है उसका फायदा मिलता है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, हमने तमाम राज्यों में देखा, या फिर उज्ज्वला योजना हो, हमने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाएं जब सामने आती हैं तो इसका फायदा अगर मिलता है तो गलत नहीं है? वो भले ही मंशा उसकी अच्छी है, अगर उसका फायदा मिल रहा है तो उसमें गलत नहीं है। सरकार का दायित्व क्या है? जनता ने आपको अपने विश्वास के साथ एक वोट दिया है।
किस लिए दिया है, आप उसके जीवन में सुधार लाएं। और अगर हम एक स्पष्ट नीति और नियत के साथ काम करते हैं और जनता की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कि कोई योजनाएं लाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी मॉरल ड्यूटी है। इसी के लिए हम वोट लेकर सत्ता में आए हैं। और निश्चित रूप से जन समर्थन तो आपकी योजनाओं से लोगों के जीवन में क्या व्यापक बदलाव आया, ये उसका आधार है। बिल्कुल आधार। और इसीलिए आपको मिलेगा। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने रोका थोड़ी ना है, हम सब जनता का वोट लेकर आए हैं और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म है कि हम जनता के हित के लिए काम करें। और जितना जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो सरकारें जनहित को सर्वोपरि रख के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, जैसे हमारे गठबंधन को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं छात्रों का एक सवाल करना चाहता हूँ। कॉलेजेस में MBBS सीटों को लेकर प्रगति आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या आने वाले भविष्य में सीटें बढ़ाई जाएंगी? अभी जितनी हैं उन्हें भी कम आंका जाता है क्योंकि कई आबादी है और उस पर एक डॉक्टर है, तो उस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भारत की आबादी आज दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है, 146 करोड़। और सिर्फ आबादी का साइज ही नहीं, हमारे देश की आप भौगोलिक विविधता को देखिए, भौगोलिक चुनौतियों को देखिए। और ग्रामीण या आदिवासी इलाके जो हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ आज भी एक स्पेशलिस्ट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि देश के हर नागरिक को हमें अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेस सुनिश्चित करनी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बढ़ें। इसलिए जो UG की सीट्स हैं वो 12 साल पहले 51,000 हुआ करती थी, आज बढ़ के 1,29,000 हो गई हैं। PG की सीट्स जिससे स्पेशलिस्ट तैयार होंगे 31,000 हुआ करती थी, आज 85,000 हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी 15,000 सीटें हम और जोड़ने जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में और भी ज़्यादा डॉक्टर्स, हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इसके साथ ही नर्सिंग प्रोफेशनल्स, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उसके साथ मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, ये सब कुछ मिलने वाला है। यानी देश के अंदर मैन पावर शॉर्टेज कोई इशू नहीं रहेगा। और हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि उन इलाकों में बैठे हुए नागरिकों तक भी हम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें जो चलकर एक अस्पताल तक, एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारी तैयारी और पिछले 12 सालों से जो हमारा काम चल रहा है वो इसी दिशा में चल रहा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की संख्या हमारी आबादी के अनुकूल हो और हर व्यक्ति को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित हो। आपकी ये दिशा में इस कार्य को वाकई और आगे बढ़ाया जाए, यह हमारी कोशिश भी है। क्योंकि हमने देखा है मैम, कई राज्यों में इस तरह की जो कॉलेजेस का निर्माण किया जाता है, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, वहाँ पर भी छात्र पहुँचते हैं। लेकिन विशेष तौर पर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आने वाले वक्त में यूपी में ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव है, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? आप भी एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही हैं, एक राज्य मंत्री के तौर पर आपके पास 2 बड़े बड़े विभाग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है और आपके पिटारे में क्या है भविष्य को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है और हमारा गठबंधन आज बड़ा हो चुका है। हाँ। पहले कम दल थे, अब ज़्यादा दल हो चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना दल साथ में आया, उसके बाद हमारे 3 और नए साथी दल शामिल हो गए। तो हमारे पहले तो गठबंधन पूरा एकजुट है। यूपी की एक सीट को जीतना है, ये तय है। हर दल अपने गठबंधन के भी साथियों को भी जिताने की पूरी कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए है, जिसे लेकर या मुद्दा मैं कहूँ जनता के बीच में हम जाएंगे, वो डेवलपमेंट है, विकास है। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों ने मिलकर एक डबल इंजन की सरकार में आज यूपी के अंदर विकास के एक नए मॉडल को तैयार किया है। यूपी को कहा जाता है कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य है। देश के किसी राज्य में इतने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज नहीं है जितने उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। आपके पास आज एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं है, आपके पास 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। करोड़ों लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डायलिसिस केंद्र खुला हुआ है जो PPP मॉडल पे ऑपरेट कर रहा है और किडनी के रोगियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है। तो हमारे जो विकास का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, उसे लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, जो गरीब कल्याण की योजनाओं का असर देखने को मिल रहा है, चाहे शौचालय हो, आवास हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वास्थ्य का बीमा हो, बैंक का खाता हो,
इन सभी योजनाओं ने एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। और मैं समझती हूँ कि सेवा का एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है, और जो भी हमने अपना काम किया है, हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता अच्छे नंबर देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने ये दावा कर दिया है कि हम सब साथ हैं, यानी जो अलग अलग तरह विपक्ष आरोप लगाता है कि यहाँ तो दल साथ नहीं है, ये दल साथ नहीं है, वो दल साथ नहीं है, आप सभी साथ हैं और 27 की तैयारी है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ मैम, क्योंकि 2027 का चुनाव विशेष तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार चुनकर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरी बार की तैयारी है। आप लोगों का किस तरह से योगदान रहने वाला है और अपना दल एस की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, जो पार्टियां 365 दिन जनता के बीच में हैं, जिनके कार्यकर्ता 365 दिन ज़मीन पर है, वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं को संदेश स्पष्ट है कि आपको जनता के बीच में बने रहना है, और मेरे कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में जाते हैं। हम अपनी बैठकों में संगठन की समीक्षा नियमित रूप से करते हैं। चुनावी हमारे मुद्दे क्या होंगे, हमारी नीति क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, इन सारी बातों पे व्यापक मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा संवाद निरंतर कायम है। अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष तौर से उत्तर प्रदेश आए थे, सभी सहयोगी दलों से मुलाकात भी की। तो एक बेहतर सामंजस्य और समन्वय के साथ, एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे पार्टी ने तय किया है कि 100% स्ट्राइक रेट, इसको ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे। आपका 100% रहेगा। विरोधी तैयारी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि कमरे के अंदर मुलाकातें भी हो रही हैं, सीटों पर चर्चा भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन के सामने उनका भी कोई गठबंधन आएगा, या फिर वो टूट जाएगा हर बार की तरह? देखिए, गठबंधन हमारे उत्तर प्रदेश में बात होती है तो सपा कांग्रेस की गठबंधन की बात होती है। मैं उसी तरफ बोल, वो तो पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 2 लड़के जी। साथ आए थे, फिर क्या हुआ था परिणाम? लोगों को पसंद नहीं आई ये जोड़ी। अभी दोबारा एक प्रयोग हो रहा है, लेकिन उनकी जो आपस की खींचतान है, हालांकि मैं मानती हूं कि राजनीतिक दलों में गठबंधन होते हैं तो खींचतान थोड़ी सीटों को लेकर होती है, लेकिन अभी बड़े स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगर मैं एनडीए गठबंधन की बात करूं तो हमने इतने वर्षों में, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर रहा, हमने 5 चुनाव साथ में लड़े, 2 लोकसभा 3 विधानसभा, तो इतने लंबे दौर तक साथ रहने के कारण जमीनी स्तर पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन में शामिल हैं, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक बॉन्डिंग, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक टीम स्पिरिट वाली भावना होनी चाहिए, वो डेवलप हो चुकी है। दूसरे गठबंधन की जब मैं बात करती हूँ तो ऊपर ही अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो नीचे कहाँ से बन रही है? केवल पीडीए ऐसे चुनावी नारों से आप चुनाव नहीं जीतते। आपको जमीन पर जाकर एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, एक टीम वर्क करना पड़ता है, और वो कोऑर्डिनेशन, वो एक सिनर्जी मैं कहूँगी जो हमारे 5 दलों के कार्यकर्ताओं की है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसका असर आप देखिएगा कितना बड़ा होने जा रहा है। आप केवल ट्विटर पे बैठिए, सोशल मीडिया पे बैठिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बयानबाजी करते रहिए, बड़ा बड़ा छप जाइए, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। ज़मीन पर जाकर क्या हो रहा है, ज़मीन पर क्या वाइब्रेशन उठ रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप दावा करते हैं फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी? 100% नहीं, 200% हम बिल्कुल एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जब भी यूपी का चुनाव होगा, हम चाहेंगे मैम आप इस मंच पर फिर से पधारें, और हम इसी तरह आपका साक्षात्कार करेंगे। उम्मीद हम यही करते हैं। बिल्कुल आऊँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।